जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू दी स्वर्णांकर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसकी डिकोडिंग सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे और आज हम अपनी इस कक्षा में प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट क्रमांक 3 भारत के भूगोल से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम हमें निर्धारित करके आयोग के द्वारा दिया गया है उसको हम समझेंगे। क्या एक सटीक रणनीति और क्या की पॉइंट्स वो हो सकते हैं जिनके आधार पे हमें भारत के भूगोल का अध्ययन करना है। साथियों, आपको पता होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में जो 10 यूनिट निर्धारित करी गई हैं उसकी यह तीसरी यूनिट है। तो इकाई क्रमांक 3 भारत का भूगोल, जब हम इसे देखते हैं तो भूगोल में कुछ परिवर्तन 2024 के सिलेबस के बाद हमको देखने को मिलते हैं। 2024 के पूर्व जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस था उसमें आपको विश्व भूगोल के बारे में भी अध्ययन करना होता था, किंतु वर्तमान में विश्व भूगोल को हटा दिया गया है और केवल भारत के भूगोल पर फोकस किया गया है। तो आज हम देखेंगे कि भारत के भूगोल में क्या क्या की पॉइंट आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं और किस तरीके से हमने डिकोड करके इन सिलेबस को बांटा है। ये जो सारे ब्लैक पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये जितने भी सारे ब्लैक पॉइंट्स हैं ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। बाकी चीजें उन की पॉइंट्स को आधार बना के डिकोड की गई हैं। तो जो हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भारत के भूगोल के तहत पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया है उसमें पहला की पॉइंट है पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें। ये डायरेक्ट लिखा है आपके सिलेबस का पहला पॉइंट है। आप माउंटेन के बारे में पढ़ के आइए, आप पहाड़ियां, पठार, प्लेटू, नदियां, रिवर और झीलें, है ना, लेक के बारे में पढ़ के आइए। तो साथियों, सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि जो पर्वत, पहाड़ियां और पठार ये तीनों भारत के भौतिक विभाजन का हिस्सा हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो सिलेबस में ये चीजें लिखी गई हैं उसका तात्पर्य है कि हमें फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में भी गहन अध्ययन करना है। साथियों, आपको पता होगा कि जब हम भारत के भूगोल का भौतिक विभाजन करते हैं, उसका फिजिकल डिवीजन करते हैं, तो उसके तहत हम भारत के भूगोल, भारत के भौतिक विभाजन को कुल 5 भागों में विभाजित करते हैं। उसमें पहला है आपका उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है आपका दक्षिण के पठार जिसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है, चौथा जो विभाजन किया गया है वो है हमारे थार का मरुस्थल वर्तमान राजस्थान और द्वीप समूह तटवर्ती मैदान। तो इनके तहत आप पाएंगे कि पर्वतीय प्रदेश आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, विशाल मैदान इस सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ से निरंतर क्वेश्चन आते हैं, पठार, दक्षिण का पठार, तो ये आपके सिलेबस में मेंशन है। और जब हम पर्वतीय प्रदेश पढ़ते हैं साथियों तो यहीं पे हमें पहाड़ियों के बारे में भी अध्ययन करना होता है। तो पहाड़ियां भी आपके सिलेबस में प्रत्यक्ष रूप से मेंशन करी गई हैं। तो हम जब इस टॉपिक को उठाएंगे, इस की पॉइंट्स को उठाएंगे, तो उसके तहत जो हमारी रणनीति होगी वो होगी भारत के भौतिक विभाजन के बारे में गहन अध्ययन करना। क्योंकि विगत वर्षों में निरंतर आपके पर्वतीय प्रदेश से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपके मैदान, जो उत्तर भारत का मैदान है, जो गंगा का मैदान है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो मैदानों का निर्माण किया जाता है, उससे आपको प्रत्यक्ष क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो दक्षिण का हमारा प्रायद्वीपीय पेनिनसुला है, पठार है, पेनिनसुला प्लेटू है, उसका जो विभाजन है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, किस पठार में कौन से खनिज पाए जाते हैं, किस पठार से कौन सी नदी का उद्गम होता है, इसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से विगत वर्षों में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद जब आप थार के मरुस्थल के बारे में देखते हैं तो ये राजस्थान में स्थित है। तो क्या इसका क्षेत्रफल है, क्या परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ है, तो यहाँ हमें मरुस्थल से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में अध्ययन करना होता है। तत्पश्चात आते हैं हमारे द्वीप समूह। तो जो द्वीप समूह आपके अरब सागर और जो वेस्ट बंगाल वे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका अंडमान निकोबार हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया, और काफी जो छोटे छोटे द्वीप हमारे तटवर्ती मैदानों में हमें देखने मिलते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में देखने मिलते हैं, उनके बारे में हमें तथ्यात्मक अध्ययन करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसी जो हमारे पहला की पॉइंट है उसमें जब चीजें आगे मेंशन करी गई तो उसमें लिखा गया नदियां और झीलें। जब आप नदियां और झीलों के बारे में अध्ययन करते हैं तो यह ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत के अपवाह तंत्र का हिस्सा माना जाता है। तो इसका मतलब है आयोग द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया है वह अप्रत्यक्ष रूप से हमें ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ने के लिए कह रहा है। तो जब हम भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन करते हैं तो उसके तहत हमें नदियों के बारे में पढ़ना होता है,
झीलों के बारे में पढ़ना होता है, जलप्रपात वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ना होता है, हमारी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो हमारे सिंचाई से संबंधित संसाधन है जैसे नहरें हो गई, कुआं हो गए, बावड़ी हो गए, उनके बारे में हमें अध्ययन करना होता है। तो जब हम भारत के अववाह तंत्र के बारे में देखते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं, तो इसका विभाजन दो हिस्सों में किया गया है। पहला है आपका हिमालय नदी तंत्र, दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अर्थात हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो किस तरीके के ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती हैं, प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां निकलती हैं वो किस तरीके के ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती हैं, उनका अध्ययन हमें इन की पॉइंट्स के तहत करना होता है। तो दोस्तों, जब हिमालय नदी तंत्र की हम बात करते हैं तो हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत हमें 3 नदियों का उद्गम होता हुआ दिखाई देता है, जिसके तहत सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र अर्थात जो सिंधु नदी निकलती है, तो सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं जिसे पंचनद बोला जाता है, तो उसके द्वारा जो अववाह तंत्र का निर्माण किया जाता है उसे सिंधु नदी का अववाह तंत्र कहा जाता है। उसके बाद जब गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा मिलकर गंगा नदी का अववाह तंत्र बनाया जाता है। उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी जो पूर्वोत्तर भारत से होती हुए बहती हैं, उनके द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी अववाह तंत्र का निर्माण करती है। तो इधर हम देखेंगे कि हिमालय नदी तंत्र अर्थात हिमालय से जिन नदियों का उद्गम हुआ उसके अववाह तंत्र के बारे में हमें पढ़ना है। और यहाँ से विगत वर्षों में निरंतर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि किस दोआब का निर्माण कहाँ होता है, किन किन नदियों के संगम पे कौन सा महत्वपूर्ण स्थल या स्थान अवस्थित है, कौन सा महत्वपूर्ण शहर अवस्थित है। गंगा नदी के बारे में प्रत्यक्ष रूप से आपको फैक्ट देखने को मिलते हैं, उसकी सहायक नदियों से संबंधित आपको तथ्य देखने को मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई किस देश में इसे क्या कहा जाता है, जैसे आप जानते हैं कि इसे तिब्बत चीन क्षेत्र में सांगपो नदी के नाम से, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र को संयुक्त रूप से बांग्लादेश में मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो इन नदियों को किस क्षेत्र में, चूंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय नदी की सीमा का निर्धारण करती है ये तीनों नदियां, तो इनके बारे में हमें महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं अपना प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। जब हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करते हैं तो इसे हम 2 हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला, अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदियां, दूसरा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदियां। अर्थात जब प्रायद्वीपीय भारत को हम देखते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यदि यहां से किसी नदी का उद्गम होगा या तो वह अपनी ढलान पूर्व की ओर बनाएगी और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाएगी। यदि नदी ढलान पश्चिम की ओर है तो वह अरब सागर में अपना मुहाना बनाएगी। जैसे आप जानते होंगे दोस्तों, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी 2 ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं, जबकि ज्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। तो इन नदियों के बारे में हमें गहन अध्ययन तथ्यों के साथ करना है। यहाँ से निरंतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये की पॉइंट, इसी झील जो टॉपिक दिया गया है इसके तहत इस की पॉइंट को निकाला गया है कि महत्वपूर्ण जल संसाधन, अर्थात जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, जो प्राकृतिक झीलें हैं, जो कृत्रिम झीलें हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। ये कहाँ अवस्थित है, मीठे पानी या खारे पानी की झील है, यहाँ से किसी नदी का उद्गम होता है या किसी नदी का समापन होता है। तो इस तरीके के तथ्यों का अध्ययन हमें झीलों के संबंध में करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, किस क्षेत्र में अवस्थित है। ये फैक्ट यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जब कृत्रिम झीलों का निर्माण किया जाता है साथियों, तो वहां से कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना हमें देखने को मिलती है। तो जब वही बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस नदी के उस पर बनाई गई हैं, संगम पे, या किस नदी पे अवस्थित है, किस क्षेत्र में अवस्थित है, कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजना यहाँ से निकाली गई, कौन सी नहर का यहाँ से उद्गम हुआ है, तो इस संबंध में जो भी तथ्य है वो हमें बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के तहत पढ़ने होते हैं। उसके बाद सिंचाई संसाधन, ये भी हमारे जल संसाधन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। सिंचाई का माध्यम क्या है, किस क्षेत्र में किस माध्यम के द्वारा सिंचाई करी जाती है, कहीं नलकूप के द्वारा की जाती होगी, कहीं पे कुआं के द्वारा की जाती होगी। तो सिंचाई के प्रारूप को देखना है और सिंचाई के स्रोत को यहाँ पे हमें देखना है।
उसके बाद जो सिलेबस में प्रत्यक्ष रूप से मेंशन है वो है हमारा जलवायु से संबंधित घटनाएं, क्लाइमेटोलॉजी। तो इस संबंध में जो भी फैक्ट हमें देखने को मिलेंगे वो कंसेप्ट, अवधारणा से संबंधित होंगे। अर्थात जलवायु को पढ़ने के लिए आपकी बेसिक समझ और जो विश्व भूगोल पहले सिलेबस में हुआ करता था जो उसे हटा दिया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से हमें उसका अध्ययन करना होगा। हमें देखना होगा कि भारत की जलवायु का निर्धारण कैसे होता है, तो इसमें हमें वैश्विक परिदृश्य के बारे में भी अध्ययन करना होता है। हमारे जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो उस संबंध में भी वैश्विक परिदृश्य में जो भौगोलिकविद हुए हैं उनके द्वारा किस तरीके से जलवायु प्रदेश को बांटा गया है उसका अध्ययन हमें करना होता है। किस जलवायु प्रदेश में किस तरीके की जलवायविक दशाएं पाई जाती हैं उसका अध्ययन जलवायु प्रदेश में हमें करना होता है। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से आपके सिलेबस में आपको अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन और पश्चिमी विक्षोभ, दोस्तों ये जो कंसेप्ट्स है ये आपके विश्व भूगोल से जुड़े हुए थे, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हुआ करते थे, किंतु हमें इन्हें भारत के संदर्भ में यहाँ पे देखना होता है। लेकिन हमें अपनी समझ को विकसित करने के लिए यहाँ पे भी विश्व भूगोल का अध्ययन करना होगा और जो हमारी जलवायु घटनाएं इनका हमारे भारतीय जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके संबंध में इनसे संबंधित तथ्य हमें देखने होंगे। अल नीनो के आने से भारत की जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के मानसून पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ला नीना का भारतीय मानसून पे क्या प्रभाव होता है, सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, दक्षिणी दोलन भारतीय मानसून को किस तरीके से प्रभावित करता है, यह प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन बनता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ किस तरीके से शीतकालीन वर्षा को प्रोत्साहित करता है उसके बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन करने को मिलता है। यहाँ से निरंतर आपको एक क्वेश्चन देखने को हर साल मिलेगा। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के परिणाम, ये इसी वर्ष अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें जलवायु परिवर्तन के परिणामों को जोड़ा गया है। तो जलवायु परिवर्तन के क्या परिणाम नकारात्मक होंगे, चूंकि सकारात्मक तो हो नहीं सकते जलवायु परिवर्तन के परिणाम, तो मोस्टली नकारात्मक क्या परिणाम हमारे क्षेत्रीय आधार पर हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में अध्ययन हमें यहाँ पे करना होता है। उसके पश्चात सिलेबस में जो तीसरा पॉइंट प्रत्यक्ष रूप से लिखा गया है वो है प्राकृतिक संसाधन, भारत के प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। तो इसमें मेंशन किया गया सबसे पहले वन्य संसाधन को, दूसरे नंबर पे इसमें मेंशन किया गया आपके खनिज संसाधन को, और जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं जल संसाधन को। वन्य संसाधन के तहत हमें पढ़ना होता है वनों का वर्गीकरण, वनों के वर्गीकरण के साथ हमें पढ़ना होता है वनों से होने वाले लाभ। उसके पश्चात हमें जो फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 वर्ष में जारी करी जाती है वन मंत्रालय के द्वारा, तो हमें उससे संबंधित कंसेप्ट यहाँ पे और फैक्ट देखने होते हैं। उसके बाद खनिज संसाधन, खनिज संसाधनों के तहत हमें खनिजों का वर्गीकरण, किस पठार में कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ खनिजों से संपन्न स्टेट्स हैं, कौन कौन से खनिज, तो यहाँ पे हमें मिनरल्स रिपोर्ट ऑफ इंडिया पढ़ना होता है कि किस खनिज में किस प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे प्रतिवर्ष 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जल संसाधन, जल संसाधन में जो आपको टॉपिक है वो यही है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आपको एक प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि किस नदी पे कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना की गई है, कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन वहां से होता है, कहां से कोयले की आपूर्ति की जाती है, आदि आदि। तो ये यहाँ से हमें रेगुलर बेसिस पे विगत वर्षों में प्रश्न देखने को मिले हैं। प्राकृतिक संसाधनों के पश्चात जो भारत के भूगोल के तहत हमें भारतीय कृषि का अध्ययन करना होता है। भारतीय कृषि को आप भी जानते हैं कि मानसून का जुआ कहा जाता है। तो हमें देखना होता है कि भारतीय कृषि किस तरीके से मानसून में और जलवायु के साथ अपने आप को भारत के संदर्भ में स्थापित करती है। तो जलवायु के आधार पर ही फसलों का निर्धारण होता होगा, मानसून के आधार पर ही फसलों का निर्धारण होता होगा। तो हमें यहाँ पे सिलेबस में देखने को मिलता है प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलों के तहत हमें पढ़ना होता है वर्गीकरण कि ये जायद की फसल है, रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, ये व्यापारिक फसलें हैं या ये खाद्यान्न फसलें हैं। तो हम यहाँ पे फसलों का वर्गीकरण, जलवायविक दशाएं, कौन सी फसल किस ऋतु में किस तापमान पे मतलब उसका उत्पादन होता है। जैसे गेहूं के लिए शीत ऋतु चाहिए होती है, धान के लिए आपको वर्षा ऋतु चाहिए होती है। तो ये हमें देखना होता है कि किस तरीके की जलवायविक दशाएं हमारी फसलों का निर्धारण
करती हैं। तो फसलों से संबंधित भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है, इनके वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं, उनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो खाद्य सुरक्षा फसलों से ही संबंधित एक टॉपिक है। खाद्य सुरक्षा फूड सेफ्टी एक्ट 2013, उसके बाद से ये निरंतर रूप से आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है और यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसी के तहत हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बारे में अध्ययन करना होता है। जो मेगा फूड पार्क सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनका क्या योगदान हमारे कृषि पे पड़ता है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। उसके बाद जो 2024 के सिलेबस के बाद मेंशन करी गई चीजें हैं, वो हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति। इनके बारे में हमें सारी तथ्यात्मक समझ होनी चाहिए। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, कौन इसके जनक माने जाते हैं, किन फसलों पे इसका प्रभाव पड़ा, किन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा, किन क्षेत्रों के द्वारा हरित क्रांति के द्वारा किन क्षेत्रों को ज्यादा लाभ हुआ, क्या इसकी कमियां रह गई, क्या कारण थे कि द्वितीय हरित क्रांति लाना पड़ा, द्वितीय हरित क्रांति और प्रथम हरित क्रांति में क्या मेजर डिफरेंस हमें होते हैं, ये देखने को मिलता है। उससे यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन आपको अब देखने को मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद अगला टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया, भारत में ऊर्जा संसाधन, एनर्जी। अब ऊर्जा के बारे में हम बात करें तो ये दो तरीके की होती है, पारंपरिक ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा, कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। पारंपरिक अर्थात जो हम पिछले कुछ समय से निरंतर इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, ऐसे स्रोत जो निरंतर उपयोग के बाद खत्म होने की संभावना की कगार पे हैं और इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। गैर पारंपरिक स्रोत ऐसे रिसोर्सेस जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, आपका पवन ऊर्जा हो गया, जो हमें नवागत सुधारों की ओर आकर्षित करते हैं। 2015 में जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में करी गई, तो उसमें यही कहा गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपभोग करना है। तो अब यहाँ से आपको निरंतर रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि पारंपरिक ऊर्जा से संबंधित कौन कौन से स्रोत हैं, जैसे आपका तापीय ऊर्जा हो गया, आपका जल विद्युत ऊर्जा हो गया, आपका परमाणु ऊर्जा हो गया। तो ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के तहत आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य जो भी नवीन रिसोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद आती हैं भारत में आपदाएं, डिजास्टर। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि भूगोल के तहत ही अध्ययन किया जाता है। इससे भी हमें निरंतर विगत वर्षों में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। आपदाओं के बारे में यदि हम बात करें तो हमें प्रमुख आपदाओं के बारे में देखना है। आपदाएं क्या प्राकृतिक आपदाएं हैं या कृत्रिम आपदाएं हैं, फिर यदि आपदाएं हैं तो उनसे संबंधित क्या क्या खतरे हैं, मानव जीवन पे क्या खतरे हैं, वन्य जीवन पे क्या खतरे हैं, जलीय जीवन पे क्या खतरे हैं, उन खतरों का अध्ययन हमें यहाँ पे करना होता है। प्रमुख आपदाओं को मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकारों से वर्गीकृत करके पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके चक्रवात से, अरब सागर में आने वाले चक्र। सबसे पहले हम यहाँ पे चक्रवात का कंसेप्ट समझेंगे कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात के पश्चात हम देखेंगे कि अरेबियन सी में कौन से साइक्लोन आते हैं, क्या बोलते हैं, शीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल, माफ करिए, बंगाल की खाड़ी में कौन से साइक्लोन आते हैं, क्या उनका नाम है, नामकरण किया जाता है, किस देश के द्वारा नामकरण किया गया है, क्या उसका मीनिंग होता है, और कब वो भारत या भारतीय तटीय क्षेत्रों पर आए, तो उनके बारे में हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन एक देखने को मिलता है। विगत वर्षों में तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय ही हो गया है, जिसमें आपको चक्रवात का नाम या चक्रवात का प्रभाव, प्रभावित प्रदेश या फिर किस देश के द्वारा उसका नामकरण किया गया, क्या उसका मीनिंग है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको निरंतर देखने को मिलते हैं साइक्लोन से। उसके बाद भारत में जनसंख्या, ये भी हमारे ज्योग्राफी का पार्ट माना जाता है। तो जब हम भारत में पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें देखना होता है ग्रोथ, वृद्धि। जैसे आप मानिए कि इससे पहले जो जनगणना हुई थी वो वर्ष 2011 में संपन्न हुई, उसके पहले की जनगणना 2001 में संपन्न हुई, जो कि निरंतर हर 10 वर्षों में होती थी, किंतु कोरोना काल के कारण अभी विलंबित हो गई है। तो हमें देखना होगा कि 10 की वृद्धि क्या हुई है, तो किस तरीके से वृद्धि होती है,
वृद्धि के तहत हम जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई, पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई, लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई। तो इस संबंध से जो भी फैक्चुअल डेटा है वह हमें देखने को मिलता है और एक क्वेश्चन यहाँ से आपको विगत वर्षों में रेगुलर देखने को मिलेगा। उसके बाद वितरण, जनसंख्या वितरण को देखना है। जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो वितरण कैसा है, क्या उसकी परिस्थितियां हैं, क्या उसके कारण है जिस कारण वितरण में असमानता है। तो हमें वितरण के बारे में देखना है। तत्पश्चात हमें देखना है डेंसिटी, घनत्व के बारे में। आप देखेंगे बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, वहीं आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, दूर दूर तक आपको लोग देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पर बहुत कम जनसंख्या घनत्व है। क्या ऐसे कारण हैं जिन कारण ये जनसंख्या घनत्व का असमान वितरण है। तत्पश्चात आप देखेंगे प्रवास, माइग्रेशन, क्या परिस्थितियां हैं जिनके कारण प्रवास होता है, प्रवास कितने प्रकार का होता है। अर्थात मोस्टली जो प्रवास होता है वो होता है ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर, कारण है सुविधाओं का अभाव। किंतु कुछ ऐसी असामान्य परिस्थितियां जैसे कोरोना, इसने माइग्रेशन की डेफिनेशन चेंज कर दी और एक नया माइग्रेशन देखने को मिला नगरों से ग्राम की ओर। क्यों? इसका कारण क्या था? आपकी संकटकालीन स्थिति। जबकि जब ग्राम से नगरों की ओर होता है तो उसका क्या है? व्यवस्थाओं का अभाव। तो इस तरीके के फैक्ट हमें प्रवास से संबंधित देखने को मिलते हैं। किस राज्य के द्वारा सर्वाधिक प्रवास किया जाता है, किस राज्य से जनसंख्या निकल के रोजगार की तलाश में किस राज्य की ओर ज्यादा पलायन करती है, उससे संबंधित फैक्ट प्रवास वाले टॉपिक में हमको अध्ययन करने होते हैं। उसके पश्चात दोस्तों हम देखते हैं भारत में परिवहन। ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन करंट से रिलेटेड होने के कारण यहाँ से आपके एक का दो क्वेश्चन या कभी कभार क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो भारत में परिवहन जो भी है, आपका रेलवे का परिवहन हो गया, आपका वायु परिवहन हो गया, आपका जलीय परिवहन हो गया, उसके बारे में हमें अध्ययन करना होता है। कौन सा सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है, कौन सा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, कौन सा सबसे बड़ा स्टेट हाईवे है, किस राज्य में कितने नेशनल हाईवे हैं, आदि आदि। इस तरीके के फैक्ट हमें भारत में परिवहन के संबंध में देखने को मिलते हैं और यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमने ये सिलेबस डिकोड किया है भारत के भूगोल के संबंध में, देखा है कि किस तरीके से जो की पॉइंट्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनको डिकोड किया जा सकता है, कैसे उनका अध्ययन किया जाता है और किस तरीके के प्रश्न आपको इन टॉपिक से देखने को मिलते हैं और क्या उनकी संख्या है, कितने प्रश्न आपको संबंधित टॉपिक से विगत वर्षों में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज यूनिट 3 के सिलेबस को समझा और उसके बारे में क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में अध्ययन किया। अब अगली जो कक्षा होगी वह यूनिट 4 मध्य प्रदेश की भूगोल के संबंध में होगी। अब इस संबंध में आपके जो भी सुझाव हों वो आप हमें कमेंट के माध्यम से प्रदान करें, क्या और सुधार हम अपनी कक्षाओं में कर सकते हैं वो देखें। और जो बिगिनर्स हैं, जो अभी अभी तैयारी, जो 12th पास आउट बच्चे हैं जो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनसे मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कोट के बारे में बोलूँगा। वो हमेशा कहते थे आपको आपका लक्ष्य पता होना चाहिए, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। तो आप अपने लक्ष्य पे फोकस रखें। यदि आपने एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनने का सपना देखा है तो डेफिनेटली आप उसे पूरा करेंगे। आप बस सपना देखिए, उसे यदि पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप हमारे संस्थान से जुड़ें, आकर मिलें और जो भी हमारे द्वारा ये जो प्रयास किए जा रहे हैं इनमें सहयोगी बने। जय हिंद, जय भारत साथियों।